नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 8। कर्नाटक में इस बार किसकी सरकार, इस सवाल का जवाब कल मिलने जा रहा है। कल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। 13 मई को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की 224 सीटों पर 10 मई को मतदान हुआ था और इस बार के चुनाव में 73.19% मतदान हुआ, जो 2018 के चुनाव के मुकाबले 1% कम है। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस तीनों ही अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। एग्जिट पोल की बात करें तो 4 में कांग्रेस को बहुमत दिखा रहे हैं। एक सर्वे में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया और 6 सर्वे हंग असेंबली का दावा कर रहे हैं। एचडी कुमारस्वामी की पार्टी जनता दल सेक्युलर ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही उनसे संपर्क किया है। बीजेपी ने इससे इनकार किया है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि हमने किसी पार्टी से संपर्क नहीं किया। That people of Karnataka will vote back us to power and will give a very strong and stable government and a government for development. Do you have a number, final number after your analysis? Yeah, we'll be crossing the magic figure. We have sources within the BJP saying they might contact the JDS too, because Saffron Party needs to be in power. At least I have not done anything now, and I'm not aware that any of our leaders have done it. If at all somebody has done it, they might have done it at an individual capacity. We are going to win with thumping majority. Do you have a fear about Operation Kamal, sir? Like last time, have you taken any precautions? Let us see after the result. The number tells itself what to do and what not to do. JDS is saying that you all are reaching out to them. Is this true? Nobody reached me. मैं एक ही बात एक ही लाइन में कहूंगा, हमारी जीत कर्नाटक में प्रधानमंत्री की हार है, क्योंकि उनकी ओर से एक ही व्यक्ति कैंपेन कर रहे थे, एक ही चेहरा था, एक ही व्यक्ति रोड शो कर रहे थे, एक ही व्यक्ति प्रचार कर। इस बार योगी वीगी का कुछ चला नहीं, अमित शाह का कुछ चला नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री सब जगह। कांग्रेस की जीत का अर्थ है कर्नाटक में प्रधानमंत्री हार गए हैं। मुंबई एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस भी दर्ज किया है। एनसीबी की विजिलेंस रिपोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने केस दर्ज किया है। सीबीआई ने इस मामले में आज दिल्ली, मुंबई, रांची समेत 29 जगहों पर तलाशी ली। समीर वानखेड़े के साथ 2 और लोगों के घर पर सीबीआई ने तलाशी ली। समीर वानखेड़े ने आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच की थी और उन पर कई आरोप लगाए थे। उन पर शाहरुख खान के परिवार से भी 25 करोड़ मांगने के आरोप लगे हैं। इस केस में हुई किरकिरी के बाद समीर वानखेड़े को एनसीबी से हटा दिया गया था। समीर वानखेड़े एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर थे। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आज आया। इसके वैज्ञानिक सर्वे कराने के आदेश जारी किए गए हैं। वैज्ञानिक सर्वे की जिम्मेदारी AIS यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सर्वे में ये पता लगाया जाएगा कि वाकई में ये शिवलिंग है या कुछ और। साथ ही ये भी पता लगाया जाएगा कि कथित शिवलिंग कितना पुराना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर इस याचिका में वाराणसी के जिला जज के आदेश को भी चुनौती दी गई थी। पिछले साल 2022 में वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे किया गया था और उस दौरान वजू खाने में शिवलिंग मिलने की बात सामने आई थी। इनिशियली हमने ये प्रेयर की थी कि जो 16 मई 2022 को शिवलिंग बरामद हुआ है उसकी साइंटिफिक जांच की जाए। जिला जज महोदय ने 14 अक्टूबर को हमारी पिटीशन रिजेक्ट कर दी इस आधार पे कि अगर साइंटिफिक जांच होगी तो शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी। एएसआई ने माननीय उच्च न्यायालय के सामने रिपोर्ट पेश की 52 पेजेस की, जिसमें IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, BIPS लखनऊ, IUAC ये सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि बिना डिस्ट्रक्ट किए हुए, बिना डिस्ट्रॉय किए हुए उनके पास ऐसे मेथड्स हैं जिससे शिवलिंग की साइंटिफिक जांच पॉसिबल है। कोर्ट ने इस सारी रिपोर्ट को मद्देनजर करते हुए, देखते हुए 52 पेजेस की इस रिपोर्ट के आधार पे माननीय जिला जज महोदय का फैसला सेट असाइड कर दिया, निरस्त कर दिया है और साइंटिफिक सर्वे की मांग को अलाउ कर दिया है। और
राजस्थान के कोटा से बड़ी खबर है। कोटा में एक और छात्र ने आत्महत्या कर ली है। बिहार का रहने वाला था ये छात्र, नीट की तैयारी कर रहा था। पिछले 3 दिनों में 3 छात्रों की ये आत्महत्या हुई है। इस पर अधिक जानकारी के लिए अपनी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह के पास चलते हैं। हर्षा, क्या और डिटेल्स मिल रही हैं आपको? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। सबसे दुखद बात यह है कि जो बच्चा है उसकी जो उम्र है बहुत कम थी। मतलब 15 साल के थे ये दोनों बच्चे जिनकी ये सुसाइड वाली जो केस है वो सामने आई है। और इतनी छोटी उम्र में बच्चों को घर से दूर भेजना और वो भी मतलब नीट की तैयारी के लिए भेजना, हम देख रहे हैं इसमें कि दोनों नीट की तैयारी के लिए थे। दोनों बच्चे जो थे वो दोनों ही नीट के लिए आए थे। ये वाला बच्चा बिहार का था और इससे पहले जो बच्चा था वो यूपी का था। दोनों करीब 15-16 साल के ही है। और ये इन्होंने नीट की तैयारी के लिए रह रहे थे, घर से दूर रह रहे थे। मतलब इतनी छोटी उम्र में बच्चों को घर से दूर भेजना और वो भी ऐसे हाई प्रेशर एग्जाम के लिए। मतलब 15 साल में तो कोई जरूरत ही नहीं है किसी को नीट की तैयारी करने की, 1-2 साल बाद भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। और एक के बाद एक हम देख रहे हैं सुसाइड हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है इसको लेकर। ना तो माँ बाप सतर्क हो रहे हैं, ना प्रशासन कुछ कर पा रही है। प्रशासन ने कदम उठाए हैं लेकिन साइकोलॉजिस्ट की कमी है, काउंसलर्स की कमी है। और जो राजस्थान एक बिल लेके आ रही है उसमें बिल में ये अनिवार्य होगा कि पहले बच्चे का एप्टीट्यूड देखा जाए कि क्या वो नीट और आईआईटी की तैयारी कर सकता है कि नहीं, बाद में उसे कोचिंग में दाखिला दिया जाए। लेकिन अभी तक वो बिल भी पास नहीं हुआ है। ना ही वो जरूरी है कि वो बिल भी पास हो और बच्चों की उम्र भी तय हो। और इस पे वाकई में आप कह रही हैं सिस्टम एक तरह से फेलियर है, इंस्टीट्यूट्स का भी और अभिभावकों का भी, कि क्यों इतना प्रेशर अपने बच्चों पर डाल रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा इस जानकारी के लिए। तो पिछले 3 दिनों में 3 छात्रों की आत्महत्या उन्होंने की है। आइए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल ऐतिहासिक आदेश सुनाया था। बताया था कि दिल्ली में अधिकारियों पर पूरी तरह से नियंत्रण चुनी हुई सरकार का होगा। लेकिन इस आदेश के ठीक अगले ही दिन आज दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आखिर क्यों, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर नियंत्रण के लिए अरविंद केजरीवाल का इंतजार क्या और लंबा हो सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के ठीक अगले दिन केजरीवाल सरकार फिर अपनी शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के उस आदेश को लागू नहीं कर रही जिसमें सेक्रेटरी सर्विसेज का ट्रांसफर किया गया। ये अदालत की अवमानना के समान है और इसके लिए बेंच का गठन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अगले हफ्ते इसके लिए बेंच का गठन किया जाएगा। दिल्ली के लाट साहब, दिल्ली के LG जो पहले भी कह चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते, संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का जो साफ फैसला था, क्लियर कट फैसला था, जिसमें चुनी हुई सरकार केजरीवाल जी की सरकार के पास ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिए गए, उस फैसले को भी दिल्ली का लाट साहब LG मानने के लिए तैयार नहीं। दरअसल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार ही अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग करेगी। लेकिन गुरुवार शाम को जब केजरीवाल सरकार ने सर्विसेज विभाग के सचिव का तबादला करने का आदेश दिया तो उसको लागू नहीं किया गया। केंद्र सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश बेशक से हो चुके हों, लेकिन जो नोटिफिकेशन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया था उसे विड्रॉ करना बहुत जरूरी है और ऑर्डर को मॉडिफाई करने में कुछ समय लग रहा है। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि जो आगमू काडर है उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय ही है। दिल्ली सरकार को अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर नियंत्रण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सर्विस विभाग पर नियंत्रण। इसलिए सबसे पहला ट्रांसफर सर्विस विभाग के सचिव का ही किया गया, जो अभी तक लागू नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर अभी के हिसाब से बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय कहना चाहता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी में हैं, उनको थोड़ा सब्र करना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जबकि केजरीवाल सरकार इस मामले में 8 साल लंबी लड़ाई लड़ चुकी है और अब कोई चांस लेना नहीं चाहती, इसलिए तुरंत ही फिर से केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।
दिल्ली से आशीष भार्गव, नीता शर्मा और कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा जारी है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सचिन पायलट अजमेर से जयपुर तक 125 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा है कि यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ है और नौजवानों के हित में है। मैंने जो कहा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है। देखिए, ये किसी के विरोध में नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। ये संघर्ष यात्रा भाजपा के शासन में जो करप्शन हुआ उसके विरोध में है और नौजवानों के साथ जो लगातार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। लाखों लाख बच्चे, उनके परिवार परीक्षा देते हैं, कैसे कैसे पैसे इकट्ठे कर कोचिंग ट्यूशन पढ़ते हैं और फिर वो पेपर लीक होता है, फिर पेपर कैंसिल होता है। तो उन सब की जो व्यवस्था है उसको दोबारा से हमको उसका पुनर्गठन करना होगा और एक पारदर्शी तरीके से जांच हो कि बार बार ये ऐसा क्यों होता है। तो यात्रा, क्योंकि अजमेर एक सेंटर है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का और सारा जो शिक्षा का एक राजधानी हमारी है, वहाँ से हम लोग चले हैं, जनता के साथ चले हैं और करप्शन के खिलाफ अपनी बात को हम जनता के बीच रख रहे हैं और जनता की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में एक सब इंजीनियर हेमा मीणा करोड़ों की आसामी निकली है। 13 साल की नौकरी में उन्होंने अभी तक 15 से 17 लाख कमाए होंगे, लेकिन लोकायुक्त के छापे में पहले ही दिन में 232% से ज्यादा संपत्ति का पता चला है। 20,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर 1 करोड़ रुपए की कोठी। सौ से ज्यादा पिंजरे, देसी विदेशी नस्ल के कई कुत्ते, रोटी खिलाने के लिए 2.5 लाख रुपए की रोटी बनाने वाली मशीन। से ज्यादा गिर नस्ल की गायें, 20 से ज्यादा चौपहिया वाहन जिसमें कई आलीशान गाड़ियां। बंगले के कर्मचारियों से बात करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल। पूरी संपत्ति में मोबाइल जैमर। भोपाल, रायसेन और विदिशा के कई गांवों में जमीन के दस्तावेज। पुलिस हाउसिंग बोर्ड का सरकारी सामान। 30,000 महीने की नौकरी में 30 लाख रुपए का ये टीवी। ये संपत्ति बनाई है मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में 8 साल से काम कर रही सब इंजीनियर हेमा मीणा ने, जो संविदा पर नियुक्त हैं। पहले दिन ही 7 करोड़ की संपत्ति मिली है। लोकायुक्त में ब्यौरा जुटाने गुणागणित चल रहा है। सर्च चल रही है, बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है और वैल्यूएशन का जो काम है थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें अभी एग्जैक्ट वैल्यू तब आई। लोकायुक्त को 2 साल पहले ही हेमा के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिस आधार पर प्रारंभिक जांच के बाद मामला दर्ज किया गया। एक शिकायत यहाँ पर लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज हुई थी कि हेमा मीणा एक सब इंजीनियर है, जो अपने पद के जो आय है उससे इनके पास में बहुत ज़्यादा संपत्ति है, जिसकी जांच पर से ये सारी कार्रवाई हुई है। जांच में ये भी पाया गया है कि एमपी पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की परियोजनाओं में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का इस्तेमाल आरोपी इंजीनियर ने अपना घर बनाने के लिए किया था। उसके बंगले से हार्वेस्टर सहित भारी कृषि मशीनरी को भी जब्त कर लिया गया है। गरीब मध्य प्रदेश के अमीर अधिकारी, वैसे सूत्रों की माने तो हेमा मीणा तो मुखौटा है, इसके पीछे कई बड़े रसूखदार शामिल हो सकते हैं। वैसे फिलहाल हेमा मीणा को नौकरी से हटा दिया गया है, वो इसी दफ्तर में काम करती थी। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। भारत में खुदरा महंगाई दर 18 महीने में सबसे कम रही। अप्रैल में 4.7% रही खुदरा महंगाई दर, मार्च में 5.66% रही थी। खुदरा महंगाई दर अप्रैल में उपभोक्ता खाद्य कीमत सूचकांक 3.84% रहा।
और सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के नतीजे आज आ गए। 10वीं में 93.12% छात्र पास हुए तो 12वीं में 87% से ज़्यादा छात्र पास हुए। इसमें 90% से ज़्यादा लड़कियां और 85% के करीब लड़के पास हुए। 12वीं का त्रिवेंद्रम जोन का नतीजा 99.19% रहा। सीबीएसई बोर्ड ने इस बार जानबूझकर मेरिट लिस्ट जारी नहीं की। वे नहीं चाहते कि बच्चों के बीच अनहेल्दी कंपटीशन हो। और आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड ने इस बार जिस तरह से मेरिट लिस्ट जारी नहीं किए, परीक्षा नियंत्रक से बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। इंतजार खत्म हुआ और सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। बच्चे अपने नतीजे देख भी रहे हैं और इस बार सीबीएसई ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इस बार मेरिट लिस्ट नहीं घोषित की है, तो ये नहीं बताया कि देश में किसने टॉप किया। हमारे साथ सीबीएसई के नतीजों पर बात करने के लिए कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई संयम भारद्वाज साहब हैं। सर, पिछली बार इस बार पासिंग परसेंटेज 87.33% है, जो कि पिछली बार से लगभग 4% कम है। इस डिक्लाइन की वजह क्या है? देखिए, आप लोग उस एग्ज़ाम से कंपेयर कर रहे हैं जो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में हुआ था। इस साल हमारा 87.33 के करीब है, जो कि 2019 से बहुत ज़्यादा है। तो ये बच्चों की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है अगर हम दो रिजल्ट्स की बात करते हैं, समान रिजल्ट्स की बात करते हैं, और ये सत्य भी है। ये कहना उचित नहीं है कि हम कोई मेरिट लिस्ट देते थे। हम लोगों ने कभी मेरिट लिस्ट नहीं दी। मेरिट लिस्ट जो होती है वो मीडिया के लोग जब बच्चों से बात करते हैं तो उससे निकल कर आती है। जो विशेष कारण है वो ये कारण है कि हम नहीं चाहते कि बच्चों के बीच में कोई नेगेटिव कंपटीशन जो है वो डेवलप हो, वो करें। 2 साल काफ़ी चैलेंजिंग रहे सीबीएसई के लिए भी। परीक्षाएं करानी थी, फिर आप लोगों ने एक फार्मूला बनाया, एग्जाम्स नहीं दे पा रहे बच्चे तो फार्मूला बनाया, उस फार्मूले से एग्जामिनेशन हुए। इस बार जब सब कुछ नॉर्मल सी हुई है तो छात्रों में आपने क्या देखा है? छात्रों ने पढ़ाई अच्छी की, एग्जाम्स अच्छे से दिए हैं। आप क्या अंतर देख रहे हैं 2 सालों में क्या फ़र्क पड़ा है बच्चों की अगर परफॉर्मेंस में बात करें तो? देखिए, ये बैच क्लास 12 का वो बैच है जिसने कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा नहीं दी और इसका टेबुलेशन पॉलिसी के आधार पर कक्षा 10 का रिजल्ट घोषित किया गया था। बच्चे स्कूल में नहीं गए, बच्चे घर पर रहे, उन्होंने डिफरेंट तरीके से एग्ज़ाम्स दिए, लिखने की आदत छूटी, उनकी कंसंट्रेशन पावर कम हुई, उनके बैठने की जो देर तक बैठने की जो नेचर होती है वो ख़त्म हुई। ये स्कूल, बोर्ड, टीचर सब लोग ये जानते थे। तो शुरू से ही इन बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई। स्कूल्स ने कई सारी इनकी परीक्षाएं जो हैं आयोजित करी, वो यूनिट टेस्ट आयोजित किए और ये प्रयास किया कि बच्चों में पुनः वो ज़्यादा लिखने की क्षमता डेवलप हो, उनको फोकस करने की क्षमता डेवलप हो और सिटिंग जो है उनकी बढ़े। और इसका नतीजा ये रहा कि जो स्कूल्स ने अपने यहाँ पर मेहनत की तो वो बच्चों की परफॉर्मेंस हमारे को इस परीक्षा परिणाम में दिखाई देती है। इसीलिए बच्चों ने उत्तम परफॉर्म किया। और अब खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज बड़ी राहत मिली है। उन्हें सभी मामलों में जमानत मिल गई। अल कदीर ट्रस्ट केस में 2 हफ्ते की और बाकी मामलों में 17 मई तक जमानत मिली है। जमानत के दौरान उन्हें गिरफ्तार करने पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं इस मामले में जांच रिपोर्ट ने ना देने के लिए नैब को नोटिस जारी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की पेशी के दौरान ज़बरदस्त सुरक्षा इंतज़ाम देखने को मिले थे। और इसी के साथ आज के लिए भी इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।